हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। तो हम देख लेते हैं कि लेखक इस चैप्टर में हमसे क्या कहना चाहते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो जो ये हमारी कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें जो लेखक है उन्होंने कृषक, कृषि समाज को और पशुओं के बीच में जो भावात्मक भावना के रूप में जो जुड़े हुए संबंध होते हैं उसका वर्णन किया है। और लेखक ने यह भी बताया है कि हमें स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो यह कहानी मतलब एक तरीके से पशुओं और कृषि समाज के बीच का संबंध भी दर्शाती है और आज़ादी के आंदोलन के बारे में भी बताती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कहानी को और समझते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है वो हम गधे को मानते हैं। हमें जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना होता है तो हम उसे गधा कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने क्वेश्चन किया है कि क्या गधा सचमुच इतना बेवकूफ़ होता है या फिर हमने उसके सीधेपन और वो जो हमारी सारी मारपीट सहता रहता है उसकी वजह से हमने उसे ये पदवी दे दी है, उसे ये नाम दे दिया है। तो इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि हमने उसको मूर्खता की पदवी क्यों दे दी है। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गायें हैं वो सींग मारती हैं और जो ब्याई हुई गाय मतलब जिसका अभी अभी बेबी हुआ हो जिस गाय का, वो गाय भी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, मारने लगती है। और जो कुत्ता है वो भी मतलब कभी ज़्यादा नहीं भौंकता या काटता, पर अगर कभी उससे गुस्सा आ जाती है तो वो भी किसी ना किसी को काट लेता है। लेकिन जो गधा है वो कभी किसी को नहीं मारता, क्योंकि हमने कभी भी गधे को नहीं सुना होगा कि गधे ने किसी को मारा या गधे को क्रोध आ गया। ये ना कभी हमने सुना ना कभी देखा। उसको चाहे जितना भी मार लो, चाहे कैसा भी खराब सड़ा हुआ खाना दे दो, उसके चेहरे पर कभी भी दुख या खुशी नहीं दिखाई देती। उसके चेहरे पर हमेशा एक ही भाव बना रहता है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसाद में हो सकता है वो एक आध बार कुलेल ले ले, पर वह कभी भी गुस्सा नहीं करता, ना खुश होता। हर समय उसके चेहरे पर एक ही भाव रहता है। वह कभी भी मतलब एकदम उसके जो भाव हैं वो ऋषि मुनियों की तरह रहते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं हैं। जिस तरह ऋषि मुनि खुशी, दुखी, हानि, लाभ में एक स्थायी भाव रखते हैं, उसी प्रकार गधे के चेहरे पे भी एक स्थायी भाव रहता है हमेशा।
और यहाँ पर लेखक ने कहा है कि गधे में तो ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सब बहुत ऊपर तक पहुँच चुके हैं, और फिर भी आदमी उसे गधा कहता है, बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब जब गधे में इतने सद्गुण हैं, इतने अच्छे गुण हैं, फिर भी हम उसका इतना अनादर कर रहे हैं, उसे एक तरीके से बेवकूफ़ बोल रहे हैं, तो ये तो कहीं भी लेखक ने नहीं देखा है। उसके बाद लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि शायद इस संसार को सीधापन पसंद नहीं है, तभी तो भारतवासियों पर अफ्रीका में जुल्म किया जा रहा है और अमेरिका में भी उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। फिर यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो भारतवासी हैं वो शराब नहीं पीते, 4 पैसे अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, अपना जी तोड़कर काम करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत, किसी से कुछ नहीं कहते। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाती है तो वो 4 बातें सुन के चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, और फिर भी लोग उन्हें बदनाम करते हैं कि वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर भारतवासी भी ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब अगर उन्हें कोई 1 थप्पड़ मार रहा है तो वो उन्हें 2 थप्पड़ मारे, ऐसे अगर वो सीख जाते तो शायद वो भी सभ्य कहलाते। उसके बाद लेखक कह रहे हैं, जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया है। मतलब जापान एक मिसाल है कि उसने भी इतना बड़ा काम किया, मतलब इतना बुरा काम किया कि उसकी वजह से भी वो संसार की सभ्य जातियों की गिनती में आ गई है। उसके बाद लेखक कहते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हम गधे को मानते हैं, लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो है बैल, जो उससे कम बेवकूफ़ है, उससे कम गधा है। जिस अर्थ में हम गधे शब्द का उपयोग करते हैं, उसी अर्थ में हम बछिया के ताऊ शब्द का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद बैल सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है, लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बैल है, बैल भी कभी कभी किसी को मार देता है, या फिर हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ बैल अड़ियल हो जाते हैं, हम उन्हें चलने को कहते हैं तो वो नहीं चलते, अड़ियलपन दिखाते हैं, पर और भी कई तरीक़ों से वो अपना असंतोष प्रकट करते हैं, इसीलिए उसका स्थान गधे से नीचे है, क्योंकि गधा कभी भी अपना असंतोष प्रकट नहीं करता है। अब यहाँ पर हमारा इतना ही था। अब नीचे वाली लाइन से हमारी कहानी शुरू होती है, तो चलिए पढ़ते हैं। छुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, झील में ऊँचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि झूरी काछी एक इंसान है जिसके 2 बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे और काम बहुत अच्छा करते थे। और वो दोनों बहुत दिन हो गए थे साथ रहते रहते, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, भाईचारा था दोनों के बीच में।
वो एक दूसरे के आमने सामने बैठते थे और मूक भाषा मतलब बिना कुछ बोले एक दूसरे में अपने विचार भेज देते थे, विचार प्रकट कर लेते थे अपना एक दूसरे के मन से ही। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावे करने वाला मनुष्य वंचित है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से पता नहीं किस तरीके से बात कर लेते थे, ये अभी तक किसी को नहीं पता। जो सब अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बोलता है मनुष्य, वो भी इस बात से अभी तक वंचित है और ये शक्ति अभी तक उनके पास भी नहीं आई है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो दोनों बैल हैं वो दोनों मतलब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम दिखाते हैं और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे। और वो सींग मतलब लड़ाई के नाते से नहीं मिलाते थे, प्यार दिखाने के लिए अपना मिलाते थे सींग। अगर वो ऐसा नहीं, जैसे कभी हम अपने दोस्त से मिलते हैं तो एक मतलब जल्दी से उनके गले नहीं मिल जाते, कुछ उसी तरीके से वो लोग भी अपने सींग मिलाते थे, क्योंकि इसके बिना दोस्ती थोड़ी अधूरी सी लगती है। ऐसा लगता है कि ये दोस्ती हमारी पक्की नहीं है। इसीलिए जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो इसके बाद लेखक बताते हैं कि जब दोनों को हल जोतने के लिए लगा दिया जाता था तो दोनों यही कोशिश करते थे कि मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ आए और दूसरे के ऊपर कम आए। और दोनों में इतनी प्रेम था कि दोनों एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटाते थे और बैठ जाते थे। और जब उनकी नांद में खली और भूसा उनके खाने के लिए डाला जाता था तो दोनों एक ही साथ उठते थे, एक ही साथ नांद में मुंह डालते थे और एक ही साथ हटा लेते थे। अगर बीच में कोई एक जना भी मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था, वो खाता नहीं था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा लगा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संयोग की बात है कि एक बार झूरी ने अपनी गोई माने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। तो बैलों को नहीं पता था कि उन्हें वहाँ पर क्यों भेजा जा रहा है। बैलों को ऐसा लग रहा था कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। अब उन बैलों को अच्छा लग रहा था या बुरा, ये तो किसी को नहीं पता। पर झूरी के जो साला है गया, उसको गाय या बैल कह लीजिए, बैल को घर ले जाने में मतलब बहुत मेहनत लगी। उसके दांतों पसीना आ गया, मतलब उसे बहुत मेहनत लगी उनको अपने घर तक ले जाने में। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पघिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वैसे सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो गया है उसे बहुत परेशानी हुई थी बैलों को ले जाने में। जब वो उन्हें पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागने लगते थे, और फिर जब उनकी रस्सी पकड़कर उन्हें आगे से खींचने लगता तो जो बैल थे वो पीछे की तरफ धक्का लगाने लगते थे और गया को ही पीछे खींच लेते थे।
और जब वो उन्हें मारता था कि वो चलें आगे, तो फिर दोनों सींग नीचे करके उसी के ऊपर हुंकार देते जैसे उससे सींग मार देंगे। तो इसकी वजह से उन्हें बहुत मतलब दिक्कत हुई थी गया को उन बैलों को अपने घर ले जाने में। उसके बाद लेखक कह रहे हैं, अगर भगवान ने हीरा और मोती को आवाज़ दी हुई होती तो वो अपने मालिक से पूछते, अर्थात जूरी से पूछते कि तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। हमने तो तुम्हारे लिए इतना काम किया, अगर तुम्हारा इतना काम नहीं बन रहा था तो हमसे और काम करवा लेते। हमने तो कभी तुमसे कोई शिकायत भी नहीं की, तुमने जो हमें खाने को दिया हमने वो ही खाया, और फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों बेच दिया, क्यों। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि अगर जूरी नहीं, मोती और हीरा के पास आवाज़ होती तो वो ये बातें जूरी से पूछते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लाए गए तो एक ने भी मुँह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। तो यहाँ पर बताते हैं कि संध्या अर्थात दोपहर के समय में दोनों बैल मतलब अपने नई जगह पहुँच गए थे, मतलब गया के घर पहुँच गए थे। उन्होंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नाद में मुंह नहीं डाला, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उन्होंने जिसे अपना घर समझा वहाँ पर मतलब वो उनसे आज छूट गया है, और आज उनके लिए एक नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें देखने को मिल रहे हैं। तो वो सब उन्हें बेगाने मतलब पराये से लग रहे थे। अपना घर उनका छूट गया था, तो उन्हें वहाँ पर बहुत बुरा लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। तो यहाँ पर बताते हैं कि दोनों ने उसके बाद मूक भाषा में अपनी बातें की, सलाह की, और उसके बाद एक दूसरे को देखा और लेट गए। उसके बाद जब रात हो गई, सारा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे मतलब जो रस्सी से उन्हें बांध रखा था वो तोड़ डाले। पर वो रस्सी इतनी मोटी थी कि लगता नहीं था कि कोई बैल उसे तोड़ पाएगा। पर उस टाइम पे उन्हें इतना बुरा लग रहा था, उन्हें अपने घर जाना था, इसीलिए उनके अंदर दुगनी शक्ति आ गई थी कि उन्होंने एक ही झटके में वो रस्सियाँ तोड़ दी। जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो जो बैल थे वो अपना मतलब रस्सियाँ तुड़वाकर अपने घर लौट के आ गए थे। तो जब जूरी सुबह सुबह उठा तो जैसे ही वो अपने घर के बाहर निकला तो उसने देखा कि जो चरनी है उस पर दोनों बैल खड़े हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा रस्सी लटक रहा है और दोनों के जो पाँव हैं वो आधे आधे घुटनों तक कीचड़ से लिथड़े हुए हैं और दोनों की आंखों में मतलब गुस्सा वाला प्यार दिख रहा था एक तरीके से, क्योंकि उनको गुस्सा भी था कि उनने उसे बेच दिया, लेकिन उन्हें प्यार भी था जूरी से, इसीलिए एक मतलब गुस्से वाला प्यार सा दिख रहा था उनकी आंखों में। और जो जूरी था उन्होंने जब बैलों को वहाँ पर खड़ा देखा तो जूरी को बहुत खुशी हुई कि उसके बैल लौट कर आ गए हैं। तो वो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया अपने, और मतलब गले लगाकर फिर उनको चूमने लगा। और ये सब देख के बहुत सुंदर लग रहा था। यह सब देख के मतलब घर से और गांव के सारे लड़के जमा हो गए और यह देखने लगे और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे, क्योंकि गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई बैल गया हो और मतलब उसे पूरा रास्ता याद हो और वो वापस आ गया हो। तो मतलब गांव के लिए ये एक मतलब नई सी चीज़ थी। तो गांव के जो बच्चे थे उन्होंने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और उन्होंने सोचा कि वीर पशुओं के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, उन्हें अभिनंदन पत्र देना चाहिए।
तो सभी ने तय किया कि वो अपने घर से कुछ ना कुछ बैलों के लिए लेके आएंगे। तो सभी बच्चे गए और कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई भूसा लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया बैलों के लिए, जिससे वो उनको खा सकें और प्रोत्साहित कर सकें। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। तो जो एक बालक था उसने वहाँ पर जब बच्चों ने देखा बैलों को, तो एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल तो गांव में किसी के भी पास नहीं होंगे। तो दूसरे ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे ने उसका समर्थन किया और कहा, इतनी दूर से दोनों बैल अकेले चले आए, तो मतलब कुछ तो बात है इन बैलों में। और तीसरे ने बोला कि ये बैल नहीं, पिछले जन्म के आदमी होंगे, इसीलिए इन्हें ये सब चीज़ें याद हैं। और इन बातों का विरोध करने के लिए या कुछ इन बातों के बीच में कहने के लिए किसी का साहस नहीं था, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद झूरी की पत्नी ने जब बैलों को गेट के सामने खड़ा हुआ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि कैसे नमक हराम बैल हैं, एक भी दिन वहाँ पर काम नहीं किया गया, वहाँ से भागकर यहाँ वापस आ गए, कितने मतलब कामचोर बैल हैं, एक तरीके से वो ये कहना चाहती है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सब पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरे। तो यहाँ पर हुआ कि मतलब जब झूरी की पत्नी को गुस्सा आ गया तो उसने बोला कि भाई ये बैल कितने नमक हराम हैं, मतलब मेरे घर पर एक भी दिन नहीं रुके, यहाँ पर भाग कर आ गए। तो झूरी ने देखा कि उसकी पत्नी उसके बैलों पर ऐसे मतलब आरोप लगा रही है, तो वो ये सब कुछ नहीं सह सका। तो उसने बोला कि नमक हराम क्यों है, उन्हें वहाँ पर खाना नहीं मिला होगा कुछ, इसीलिए वो भागकर यहाँ आ गए। तो जो उसकी पत्नी थी उसे भी गुस्सा आ गई और उसने रोब के साथ बोला कि हाँ, तुम ही तो बस खाना खिलाना जानते हो अपने मतलब जानवरों को, और सब तो सब पानी पिला के रखते हैं, है ना। तो ऐसे वो गुस्से में बोलती है अपने पति से। उसके बाद उसका पति उसे चढ़ाते हुए बोलता है कि अगर चारा मिलता तो वो भागते ही क्यों वहाँ से, तुम ही बताओ। तो उसकी पत्नी चिढ़ जाती है और बोलती है कि इसीलिए भाग गए कि वो तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है। वो अगर जानवरों को भरपेट खिलाते हैं तो उनसे उतना काम भी लेते हैं, उतना खेत जोतने में उन्हें लगाते भी हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि उन्हें बस सहलाते रहें, कोई काम ना करें, उन्हें खिलाते रहें। उसके बाद वो बोलती है कि ये दोनों तो कामचोर हैं, उन्होंने जब काम लिया होगा तो इन्होंने काम नहीं किया होगा, इसीलिए ये भागकर यहाँ आ गए हमारे घर। उसके बाद वो कहती है कि अब देखूं इन्हें यहाँ पर कौन खाना देगा, कौन खली या चोकर देगा। इन्हें सूखा भूसा दूंगी, चाहे खाएं चाहे ना खाएं और मर जाएं, मैं तो नहीं दूंगी इन्हें खाना। उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह ढाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। तो फिर मतलब उसकी जब पत्नी ने कह दिया कि इन्हें ना चोकर मिलेगा ना भूसा खली मिलेगी, सिर्फ सूखा भूसा मिलेगा, तो वैसा ही हुआ। जो मजूर था जो उनको खाना देता था उन्हें मतलब सख्ती से बोल दिया गया कि इसे खाली भूसा के अलावा कुछ नहीं देना है। तो ऐसा ही हुआ कि बैलों की नादों में सूखा भूसा डाला गया। तो जब बैलों ने खाना खाने के लिए नाद में मुंह डाला तो उन्होंने थोड़ा सा खाया तो उन्हें बहुत ही फीका फीका लगा, ना उसमें कोई भी चिकनाहट थी ना कोई भी रस। तो उन्हें मतलब बहुत बुरा सा लग रहा था वो खाने में। तो वो मतलब आशा भरी आंखों से गेट की तरफ देखने लगे। तो जब झूरी ने ये देखा तो झूरी ने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली डाल दो उनके नाद में।
तो फिर जो मजूर था वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं डालूँगा, मालकिन ने मना किया है। तो जो झूरी होता है वो कहता है थोड़ी सी चुरा कर डाल दो, कोई बात नहीं। तो वो मजूर कहता है नहीं बाबा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, बाद में तुम भी अपनी पत्नी की साइड ही हो जाओगे और मैं ही बीच में फंस जाऊँगा, इसलिए मैं तो नहीं करूँगा। वो मजूर मना कर देता है उसे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। उसके बाद दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आ गया और बैलों को लेकर चला गया। और अब की बार वो मतलब जो बैल हैं उनको गाड़ी में मतलब लगा कर ले गया, कि मतलब गाड़ी में लगा दिया और वो मतलब गाड़ी में बैठ गया और फिर चलाया। तो मतलब गाड़ी में जोत के ले गया वो उनको अगली बार, ठीक है। तो 2-4 बार मोती ने रास्ते में सोचा कि मैं गाड़ी को खाई में गिरा देता हूँ तो ये मर जाएगा, फिर हमें जाना ही नहीं पड़ेगा इसके घर। पर जो हीरा था उसने गाड़ी को गिरने से बचा लिया, क्योंकि जो हीरा था वो मोती से ज़्यादा सहनशील था। और फिर जब शाम का समय हो गया तो वो लोग घर पहुँचे तो गया ने दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। और कल उन्होंने रस्सी तोड़ के भाग गए थे, इसीलिए उन्हें सूखा ही भूसा दिया। और गया ने अपने बैलों को बहुत ही अच्छा खाना दिया, खली चूनी सब कुछ मिला कर दिया, लेकिन जो झूरी के बैल थे उन्हें सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टुटकार पर दोनों उड़ने लगे थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। उस समय पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाएं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो क्या हुआ कि मतलब दोनों बैलों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था कि उन्हें मतलब मारा पीटा जा रहा है और सूखा भूसा खाने में दिया जा रहा है, क्योंकि झूरी उनको बहुत प्यार करता था। वो उनको फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, पर यहाँ पर उनकी पिटाई की जा रही थी और उन्हें मारा जा रहा था, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, उनका बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा था। इसीलिए दोनों में से किसी ने नाद की तरफ आंखें भी नहीं उठाईं। उसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो उनको हल में जोत दिया गया कि वो खेत जोतें, पर इन दोनों ने कसम खा रखी थी कि वो पाँव नहीं उठाएंगे। तो जो गया था उन्होंने बैलों को बहुत मारा कि वो चलें खेत जोतें, लेकिन दोनों में से किसी ने भी पैर नहीं उठाया। तो एक बार उसने क्या किया, गया ने कि एक डंडी ली और हीरा की नाक पर खूब मारा। तो जब मोती ने ये चीज़ देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया, वो हल लेकर भाग गया। तो जो हल में रस्सी वगैरह थी, जुआ था, जोत था, वो सब टूट गया, भाग रहा था वो इसीलिए। और उनके अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो वो दोनों पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो यहाँ पर हीरा था, वो मूक भाषा में मोती से कहता है कि भागना व्यर्थ है, भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग हमें फिर पकड़ लेंगे। तो मोती ने कहा कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो मोती कहता है कि मतलब इसने तुम्हें इतना मारा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती, अब की अगर इसने हमें पकड़ लिया तो अब तो बहुत मार पड़ेगी। तो हीरा कहता है कि पढ़ने दो, अब बैल का जन्म लिया है तो मार तो खाएंगे ही, कब तक बचेंगे मार से। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा।
तो यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि जो गया है वो 2 आदमियों के साथ लाठियाँ लेकर उन दोनों बैलों के पीछे भाग रहा है। यह देखकर मोती बोलता है कि क्या मैं दिखा दूँ इन्हें मज़ा, कुछ दोनों वो लोग लाठी लेकर आ रहे हैं। तो फिर हीरा ने समझाया कि नहीं भाई, चुपचाप खड़े हो जाओ, मतलब अब कुछ भी मत करो। अगर वो मुझे मारे तो मोती बोलता है अगर मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, मतलब 1-2 को मार दूंगा अपने सींग वगैरह, फिर मुझे कुछ मत कहना। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो जो हीरा होता है वो कहता है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम किसी को मारें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो जब मतलब हीरा ने कहा कि मत करो कुछ भी, शांति से खड़े हो जाओ, तो मोती मतलब दिल में ऐंठकर गुस्सा भरकर खड़ा हो गया। फिर गया अब दोनों बैलों के पास पहुंच गया और दोनों को पकड़कर ले जाने लगा। और अच्छी बात ये थी कि उस टाइम पे गया ने भी मारपीट नहीं की, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे मारपीट करता तो मोती भी 1-2 को पलट के मार देता। तो उसके तेवर उन दोनों का गुस्सा देखकर वो जो गया थे और उसके आदमी थे वो समझ गए थे कि अगर हमने अभी किसी को मारा तो ये भी हमें पलट के मार सकते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि अभी इस वक्त हम मारपीट ना करें तो वही सही होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो फिर जब उन दोनों को पकड़ लिया गया तो उन दोनों के सामने फिर से सूखा भूसा डाला गया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने मतलब भूसा नहीं खाया। घर में सभी लोग दूसरे लोग भोजन करने लगे, जैसे गया और उसका परिवार भोजन करने लगे। तो उसी टाइम पे घर में से एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उनके मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, पर उन दोनों को बहुत अच्छा लगा कि भाई इस घर में भी कोई अच्छा इंसान रहता है, किसी अच्छे इंसान का वास है, उसने इतने प्यार से हमें रोटी खिलाई। तो उसके प्यार से ही उन दोनों का मन भर गया था। और जो वो छोटी लड़की थी वो भैरों की बेटी थी और उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी। और जो सौतेली माँ थी वो उस बच्ची को बहुत मारती पीटती थी, इसीलिए उस बच्ची को ऐसा लगता था कि ये मतलब बैल भी मेरी तरह ही है, जिस प्रकार मेरी माँ मुझे मारती हैं उसी प्रकार इन बैलों को भी मारा जाता है। तो उस बच्ची को भी उन बैलों से एक तरीके से का लगाव हो गया था कि ये बैल एकदम मेरी तरह ही है, मेरी तरह ही इनकी स्थिति है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। तो क्या हुआ था कि मतलब दोनों दिन भर मतलब दोनों से दिन भर काम कराया जाता था, उन्हें मारा जाता था और फिर शाम को वापस उनकी जगह पे लाके उन्हें बांध दिया जाता था। और फिर जब रात होती थी तो वही जो छोटी बच्ची थी वो आती थी और उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती थी। तो उसके बाद लेखक कहते हैं कि उन 2 रोटियों का मतलब कोई फ़र्क, भाई 2 रोटियों से बैलों की पेट क्या किसी इंसान की भूख भी शांत नहीं होगी। तो उन प्यार की 2 रोटियों का ये फ़ायदा था कि सूखा भूसा खाकर भी दोनों बैलों में से कोई भी मतलब पतला नहीं हुआ था, दुर्बल नहीं हुआ था। पर जो उनकी आँखों में मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था गया के लिए, और दोनों ही विद्रोह करना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे, अपने घर वापस जाना चाहते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो यहाँ पर जो
वो है मोती, वो एक दिन मूक भाषा में कहता है हीरा से कि अब तो मुझसे सहा नहीं जाता। तो हीरा कहता है कि बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो मोती कहता है कि मैं एक आध को सींग मारकर उठाकर फेंक दूं। तो जो हीरा है वो कहता है, ये बात मोती कहता है कि मैं तो एक आध दो को मार दूंगा, चलो तुम अगर भागने की सोच रहे हो तो हीरा कहता है पर तुम जानते हो वो प्यारी बच्ची जो हमें रोटियां खिलाती है वो इस घर के मालिक की बेटी है। अगर हम भागने की कोशिश करेंगे और वही सामने आ गया और तुमने उसे मार दिया तो वो बेचारी बच्ची तो अनाथ हो जाएगी। तो जो मोती है वो कहता है तो मालकिन को ना फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती है। तो जो मोती है वो कहता है कि मैं मालकिन को उठा के मार देता हूँ, वही तो उस बच्ची को मारती है। तो हीरा कहता है नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो मोती कहता है तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। फिर हीरा कहता है हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो मतलब मोती कहता है कि भाई तुम तो कुछ भी करके हमें भागने तो दोगे नहीं, तो बताओ क्या करें, हम इस रस्सी को तोड़ के भाग चले। तो हीरा कहता है कि हाँ चलो भाग चलते हैं, पर इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो मोती कहता है इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो फिर एक झटके में जाती है। तो वो कहता है कि पहले मतलब इस रस्सी को थोड़ा चबा लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ी मतलब कमज़ोर हो जाएगी, तो जब हम इसे खींचेंगे तो ये टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तो जब रात को वो बच्ची उन्हें खाना खिलाकर चली गई, रोटी खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सी चबाने लगे, पर वो वो जो रस्सी थी वो इतनी मोटी थी कि वो उनके मुंह में आती ही नहीं थी। वो मतलब लेते थे और चबाने की कोशिश करते तो वो मुंह से निकल के गिर जाती थी। तो वो बेचारे बार बार कोशिश कर रहे थे, पर वो रस्सी उनके मुंह में ही नहीं आ पा रही थी, तो वो उसे फिर चबाएं कैसे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। तो क्या हुआ कि जब मतलब अचानक ही फिर जो दरवाज़ा था वो खुला और उसमें से वही छोटी सी बच्ची प्यारी सी निकल कर आई। तो दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए और उसका हाथ चाटने लगे और दोनों की जो पूँछें हैं वो भी खड़ी हो गई। तो जो बच्ची थी उन्होंने उनके माथे सहलाए और उन्होंने बोला कि मैं चुपचाप तुम्हें खोल देती हूँ, तुम यहाँ से भाग जाना, वरना तुम्हें यहाँ के घर के जो मेरे लोग हैं वो मार ही डालेंगे। आज घर में बात चल रही थी क्योंकि तुम दोनों की नाक में नाथ डाली जाएंगी। तो उसने क्या किया कि उसने उनकी रस्सियाँ खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में कहा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस सनहत पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा कि अब चलते क्यों नहीं, जब इनने हमारी रस्सी खोल दी है तो चलो हम भाग चलते हैं। तो हीरा ने कहा कि अगर हम भाग जाएंगे तो कल सब लोग इसी बच्ची पे शक करेंगे कि इस बच्ची ने ही हमें भगाया है और इसकी तो आफत आ जाएगी, फिर सब लोग इसे ही मारेंगे। तो मतलब वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तो अचानक जो बच्ची है वो चिल्लाने लगती है कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। जो बच्ची थी वो चिल्लाने लगती है कि जो दोनों बैल हैं वो भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो जब लड़की ने चिल्लाया कि दोनों बैल भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो, तो जो गया था वो मतलब बहुत ही जल्दबाजी में घर से निकला और बैलों को पकड़ने के लिए भागने लगा। और वो बैल भी भागते जा रहे थे आगे आगे तेज़ी से, और फिर गया था वो भी उनका पीछा करने लगा। फिर जो गया था वो मतलब गांव में शोर मचाने लगा कि पकड़ो पकड़ो बैल को। तो गांव के कुछ और लोग भी आ गए, लेकिन वो दोनों दौड़ते जा रहे थे, बैल बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे
और दोनों दौड़ने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता भी नहीं रहा कि वो सही रास्ते से कब गलत रास्ते पे चले गए। उनको जो जानने वाला रास्ता था वो उसकी जगह गलत रास्ते पे चले गए, और अब उस रास्ते पे उन्हें नया नया गांव मिलने लगा। तो फिर दोनों एक खेत के किनारे खड़े हो गए और दोनों सोचने लगे कि अब हम क्या करें। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। तो जब वो दोनों खेत के किनारे खड़े हो गए तो हीरा ने कहा कि अब मुझे लगता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। तो जो मोती होता है वो कहता है कि तुम भी तो मतलब पागलों की तरह सिर्फ भागे जा रहे थे, हमें वहाँ रुक कर उन्हें मारना चाहिए था। तो जो हीरा होता है वो कहता है कि अगर हम उन्हें मारते तो दुनिया क्या कहती, अगर गया अपना धर्म भूलकर हमें मार रहा है तो मारने दो, पर हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर दोनों बैलों को बहुत भूख भी लग रही थी और पास में खेत था, वो मटर का खेत था। तो दोनों मतलब मटर के खेत में घुस गए और खाने लगे मटर। और मतलब थोड़ी थोड़ी देर बीच में रुक रुक के देख भी लेते थे आसपास की कहीं कोई आ तो नहीं रहा उन्हें पकड़ने के लिए। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो जब दोनों ने मिलकर पेट भरकर खाना खा लिया, मटर खा ली, तो दोनों को ऐसा लगा कि अब वो दोनों ही आज़ाद हो गए हैं। उन्हें बहुत ही मतलब अच्छा लगा। तो फिर वो दोनों मस्त होकर खेलने कूदने लगे, अपने साथ मतलब उछलने लगे। तो फिर क्या हुआ कि पहले दोनों ने खाना खाने के बाद डकार ले ली, उसके बाद दोनों ने सींग मिलाए और फिर मतलब एक तरीके से वो खेलने लगे सींग मिलाकर। तो मतलब क्या हुआ कि मोती ने हीरा को ना मतलब धक्का दिया, तो वो थोड़ा पीछे हो गया और पीछे मतलब कुछ थोड़ा गड्ढा होगा तो उसमें भी जाके गिर गया। तो जब वो गिर गया तो हीरा को भी गुस्सा आ गया, तो हीरा मतलब उठकर आया और हीरा भी मोती को धक्का देने लगा। तो फिर मोती ने देखा कि खेल खेल में अब बात लड़ाई की हो रही है, दोनों एक तरीके से लड़ने पर आ गए हैं। तो मोती किनारे हट गया, उसने मतलब खेल नहीं खेला कि फिर आगे जाके लड़ाई हो जाती, इसीलिए। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। तो फिर जब दोनों मतलब खड़े हो जाते हैं खेल कूदने के बाद, खाने के बाद, तो दोनों देखते हैं कि सामने से एक सांड चला आ रहा है। तो दोनों बात करते हैं कि हाँ ये तो सांड ही है और ये हमारे सामने आ रहा है। मतलब सांड इतना बड़ा है, इतना विशाल है, एकदम हाथी के जैसा लग रहा था उन्हें। तो वो सोचने लगे कि अगर हम इस सांड से झगड़ा मोल लेंगे तो भी हम मरेंगे, लेकिन अगर हम झगड़ा नहीं करेंगे तो भी ये सांड हमारी तरफ ही आ रहा है, हमें मार देगा। तो भाई मतलब एक तरीके से उन्हें लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फतेह, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। तो मोती ने कहा कि अब तो हम बुरे फंस गए, ये सांड आएगा और हमें तो मार डालेगा, अब तो हमारी जान भी नहीं बचेगी, कोई उपाय जल्दी से सोचो, हम क्या करें, कैसे बचें। तो हीरा ने मतलब थोड़ा चिंता कर रहा था, वो तो थोड़ा चिंतित होकर उसने कहा कि अपने घमंड में, मतलब ये अपने घमंड में ही है बहुत ज़्यादा, तो हम अगर इससे प्रार्थना करेंगे कि हमें छोड़ दो तो भी ये सुनेगा नहीं, तो चलो क्यों नहीं हम भाग चलते हैं यहाँ से। तो जो मोती होता है वो कहता है कि भाई भागना कायरता है, मैं कायर नहीं हूँ, मैं नहीं भागूंगा। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। तो फिर जो हीरा था वो कहता है कि तो फिर तुम यहीं मरो, मैं तो जा रहा हूँ, वो इस तरीके से कहता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। तो फिर वो कहता है कि अगर मतलब तुम या तो यहाँ पे रुको और कोई जल्दी से उपाय सोचो कि हमें बचना कैसे, या फिर यहाँ से दौड़ के चलो। तो जो मोती होता है वो कहता है, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे, मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा।
मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर मतलब दोनों सोचने लगे कि हम क्या करें, अब इस सांड से कैसे लड़ें हम, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा भी है हमसे। तो जो मोती होता है वो कहता है कि अब एक ही उपाय बचा है कि हम दोनों उस पर एक साथ वार करें। मैं आगे से मारूंगा, तुम पीछे से मारना। अगर वो मतलब मेरे तरफ मारने के लिए दौड़े तो तुम उसके पेट पे सींग मार देना। तो मतलब दोनों एक साथ लड़ेंगे। तो मतलब अब उसको वो दोनों तरफ एक साथ तो लड़ नहीं पाएगा ना, उसे थोड़ी परेशानी होगी दोनों से एक साथ लड़ने में। तो मतलब दोनों एक साथ लड़ेंगे तो उसे थोड़ी दिक्कत भी आएगी, और भाई हमारी जान भी खतरे में है। तो इसके अलावा और कोई उपाय हमारे पास नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उत्साह थे, उसे एक अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो मोती ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि जब दोनों ने योजना बना ली कि भाई हम आगे पीछे से एक साथ वार करेंगे, तो दोनों मित्रों ने जान हथेली पर लेकर उससे लड़ाई करने का सोचा। तो जो सांड था, सांड को भी तजुर्बा नहीं था कि अगर कोई ग्रुप में अटैक करे तो वो उससे कैसे लड़े। तो सांड को भी इस बात की वो नहीं थी, क्योंकि सांड तो मतलब एक एक शत्रु से ही लड़ता था और वो यही उसकी करने की आदत थी। तो जैसे ही हीरा ने उसको आगे से मारा तो फिर वो हीरा की तरफ भागा, तो पीछे से फिर मोती ने मारा। तो इस तरीके से ही दोनों ने ग्रुप की तरह काम किया कि वो आगे से मारता तो वो पीछे से मार देता। तो ऐसे ही करके दोनों ने मतलब जो सांड था उसे बहुत जख्मी कर दिया, और वो मतलब वहाँ से भाग गया सांड। और मतलब उन्होंने उसका बहुत पीछा किया और सांड इतना जख्मी हो गया कि वो बेहोश होकर गिर ही गया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। तो मतलब जब दोनों उसे मार देते हैं तो दोनों मित्रों को बहुत अच्छा लगता है कि वो दोनों जीत गए हैं। तो फिर जो मोती है वो बोलता है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसे पूरा ही मार डालूं, ये जिंदा ही ना बचे। तो हीरा ने मना करते हुए कहा कि नहीं, गिरे हुए दुश्मन पे भी हमें सींग नहीं चलाना चाहिए। तो फिर जो मोती है वो कहता है कि ये सब ढोंग है, बेकार की बातें हैं ये सब, हमें अपने दुश्मन को तो ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर उठ ही ना पाए। तो हीरा बोलता है, अब ये सब बातें छोड़ो, ये सोचो कि हम घर कैसे पहुंचेंगे। तो फिर मोती बोलता है, ये सब छोड़ो कि घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा लें तब कुछ सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मोती कहने लगा कि हम पहले कुछ खा लेते हैं फिर कुछ सोचेंगे। तो सामने मटर का खेत था तो मोती मटर के खेत में ही घुस गया। हीरा ने उसे बहुत मना किया कि तुम अभी मत जाओ, पर फिर भी उसने उसकी कोई बात नहीं मानी और वो मटर के खेत में घुस गया। तो मतलब उसने कुछ ही खा पाया था, थोड़ा सा ही मटर खा पाया था कि उसने देखा कि 2 आदमी थे, वो लाठी लेकर उसकी तरफ दौड़ कर आ रहे थे। तो जो हीरा था वो तो मेड़ पर था, तो वो थोड़ा मतलब भाग गया, पीछे खड़ा हो गया। लेकिन जो वो मटर का खेत था वो सींचा हुआ था, मतलब उसमें पानी भरा हुआ था। तो जो मोती था वो कीचड़ में धंस गया, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाया और जो 2 लोग आ रहे थे उनने उसे पकड़ लिया। जब हीरा ने देखा कि उसका जो दोस्त है वो संकट में है तो वो भी मतलब उसके पास लौट कर आ गया। उसने मन में सोचा कि अगर हम फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे और नहीं तो फिर मतलब पकड़ ही लिए जाए। और फिर मतलब
जो रखवाले वहाँ पर आ रहे थे दोनों भागकर उनने दोनों बैलों को पकड़ लिया और सुबह दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। तो दोनों मित्र थे, उनके जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि सारा दिन निकल गया पर उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, और उनके समझ में नहीं आता था कि ये कैसा मालिक है कि भाई अपने जानवरों को कुछ खाने के लिए ही नहीं दे रहा। ठीक है, फिर वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा जो गया है वही था, वो हमें कम से कम सूखा भूसा तो खाने के लिए देता था, यहाँ पर तो वो भी नहीं मिल रहा। फिर वो अपने आसपास देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी भैंस, बकरी, घोड़े और गधे भी हैं, पर किसी के भी सामने चारा नहीं है। सब एकदम मुर्दों की तरह पड़े हैं और सब इतने कमज़ोर हैं, किसी में बिल्कुल जान ही नहीं है। कोई तो अपनी जगह से बिल्कुल उठ ही नहीं सकता। मतलब सब इतने अधमरे टाइप के पड़े हुए थे वहाँ पर। सारा दिन दोनों जो दोस्त थे वो गेट की तरफ देखते रहे कि कोई आए चारा लेके, कुछ खाने के लिए लाए कोई, पर कोई भी नहीं आया। तो दोनों ने क्या किया कि वहाँ पर जो मिट्टी की दीवार बनी हुई थी वो थोड़ी नमकीन थी, उसको ही चाटा। पर भाई नमकीन मिट्टी को चाट के किसी की क्या भूख मिटती, तो उनको कोई भी तृप्ति नहीं मिली। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो फिर जब रात हो जाती है तो रात में भी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो जो हीरा है, हीरा को मतलब बहुत गुस्सा आता है। तो हीरा मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है। तो मोती बोलता है उससे कि भाई अब तो मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो जो मतलब हीरा था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मोती कहता है कि मुझसे तो अब यहाँ नहीं रहा जा रहा, मुझसे नहीं सहा जा रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं, मैं मरने वाला हूँ। तो हीरा कहता है कि भाई तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, हम कोई ना कोई जल्दी से उपाय निकाल लेंगे कि हम यहाँ से कैसे निकलें। तो फिर हीरा बोलता है आओ दीवार तोड़ डालें। तो मोती बोलता है कि मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूँ, मुझसे अब कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जो हीरा होता है, हीरा कहता है बस इसी बूती पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। तो क्या हुआ कि मतलब जब वो मोती कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है कुछ करने की। तो हीरा बोलता है कि बस तुम इसी बात पे अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी, अब तुम में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो जब मतलब उसकी दीवार थी, कांजी हाउस की दीवार थी, वो कच्ची थी और जो हीरा था वो तो था ही मजबूत, उसके अंदर तो हिम्मत थी। तो उसने मतलब अपनी सींग मारी दीवार में तो थोड़ा सा मिट्टी वहाँ से गिर गई। तो जब वहाँ पे से थोड़ी मिट्टी गिर गई तो उसका साहस बढ़ गया, उसे लगा कि हाँ मैं ये दीवार गिरा सकता हूँ। तो उसने मतलब दौड़ कर और ज़्यादा मतलब उस दीवार पे धक्का लगाया, चोट मारी, तो वहाँ की धीरे धीरे करके मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाथ का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो जब वो मतलब धक्के मार के दीवार तोड़ रहा था तो तभी कांजी हाउस में एक आदमी मतलब वहाँ का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर आया कि वो पशुओं की हाजिरी ले ले। तो जब उसने देखा कि जो हीरा है वो दीवार तोड़ रहा है तो ये सब देख के उसने हीरा को बहुत मारा और उसे एक मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने
भूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो जब मतलब हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया तो मोती ने कहा कि मिल गया चैन, अब तुम्हें खुशी हुई। आखिर में तुम्हें मिला ही क्या, तुम्हें बस मार खाई ना। तो हीरा कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने कम से कम अपनी हिम्मत तो दिखाई, अपना जोर तो मारा। तो मोती कहता है कि ऐसा हिम्मत दिखाने का क्या फ़ायदा कि तुम और ज़्यादा बंधन में पड़ गए, मतलब अब तुम्हें और मोटी रस्सी से बांध दिया गया है। तो जो हीरा होता है वो कहता है कि मैं जोर तो मारूंगा ही, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं, चाहे मुझे कितना भी बांध दिया जाए, पर मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। तो जो मोती होता है वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही अपनी हिम्मत दिखाओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब मरना पड़ेगा। तो जो हीरा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी तो यहाँ पर बंद कर हम मर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने को तो मिल ही नहीं रहा। तो वो कहता है कि सोचो, अगर दीवार खुद ही गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती। यहाँ पर देखो हमारे कितने भाई पड़े हुए हैं, उनमें से किसी में भी जान नहीं है। और वो 2-4 दिन और यहीं रहेंगे और ऐसे ही हाल में रहेंगे तो सब मर ही जाएंगे। तो मोती कहता है, हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। तो क्या हुआ कि भाई जब हीरा ने ये बात कही कि भाई कुछ नहीं तो हमारे भाई ही बच जाते, तो जो मोती था उसे भी लगा कि हाँ ये बात सही है। तो उसने कहा कि ठीक है चलो, मैं भी अब इस दीवार को तोड़ने में मदद करता हूँ। तो फिर जो मोती था उसने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। तो फिर उसकी भी हिम्मत बढ़ गई और वो मतलब सींग मार कर और मतलब दीवार गिराने लगा। और वो मतलब ऐसे दीवार में सींग मार रहा था जैसे अपने किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। फिर मतलब करीब 2 घंटे तक वो उसमें मारता रहा। तो 1 हाथ दीवार, उसमें से 1 हाथ मिट्टी वहाँ से गिर गई और फिर उसने अपनी दुगनी शक्ति से एक दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उड़े। तीनों घोड़ियाँ सरपट भागी, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो जैसे ही दीवार गिरी तो सारे जो अधमरे जानवर थे उनमें एक तरीके से जान आ गई। उसके बाद मतलब सभी भागने लगे, जो तीनों घोड़ियाँ थी वो भी भाग गईं, बकरियाँ भाग गईं, उसके बाद भैंसें भी वहाँ से भाग गईं। पर जो गधे थे वो वहाँ से नहीं भागे, वहीं के वहीं खड़े रहे। हीरा ने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, तुम लोग क्यों नहीं भागते? तो फिर एक गधे ने कहा कि अगर उनने हमें फिर से पकड़ लिया तो हीरा ने कहा तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो मतलब हीरा ने पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग रहे, तो गधे ने कहा कि अगर उनने हमें फिर से पकड़ लिया तो हीरा ने कहा कि अगर दोबारा पकड़ भी लिया तो क्या हो गया, अभी तो तुम्हें भागने का मौका मिल रहा है तो तुम भाग जाओ यहाँ से। तो गधे बोलने लगे, नहीं हमें तो डर लगता है, हम यहीं पर रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? जब मतलब वहाँ पर जो गधे थे वो बैठकर सोचते ही रहे। तो आधी रात हो गई थी, पर दोनों जो गधे थे वो अभी भी खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि हम भागें या ना भागें। तो जो हीरा था उसको तो मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, तो जो मोती था वो उसकी रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पर जब मोती हार गया, वो रस्सी नहीं तोड़ पाया बहुत मेहनत के बाद भी, तो हीरा ने कहा कि अब तुम भाग जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, शायद अगर मैं कभी ज़िंदा बचा तो हम दोनों मिल जाएंगे। तो मोती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मतलब मैं तुम्हें अब छोड़ के चला जाऊं? हम इतने दिन साथ रहे हैं, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, और अब जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? मोती कहता है। तो फिर हीरा कहता है, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, यह तुम्हारी शरारत है।
मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो हीरा ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो जब सुबह कांजी हाउस के आदमी आएंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये सब तुमने ही किया है। तो मोती जो होता है वो गर्व से बोलता है कि जिस अपराध के लिए तुम बंधन में पड़ गए उस अपराध के लिए अगर मुझे भी मार पड़े तो क्या बात होगी, कम से कम ये तो हुआ ना कि 9-10 जानवर बच गए और वो तो हमें आशीर्वाद देंगे ही ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंदूक के पास आकर सो गया। और यह कहने के बाद जो मोती था उसने सींग मार मार कर दोनों गधों को बाहर निकाल दिया और फिर अपने दोस्त हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ मुंशी और चौकीदार आए और उन्होंने देखा कि कोई भी जानवर नहीं है और दीवार भी टूटी हुई है। तो भाई समझ ही सकते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल रहा होगा, कि मतलब मारपीट पड़ी होगी। तो लेखक कह रहे हैं कि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है कि मतलब जो मोती है उसको भी बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। उसके बाद 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थीं। तो उसके बाद 1 हफ्ते तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे थे और किसी ने उन्हें एक चारे का टुकड़ा भी नहीं दिया था, बस उन्हें पानी दे दिया जाता था और उसी से वो लोग जिंदा थे। और वो सिर्फ पानी पीते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुर्बल और पतले हो गए थे और वो इतने मतलब कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था और उनकी हड्डियाँ भी दिखने लगी थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब जो वो था कांजी हाउस, उसके सामने मतलब डुग्गी बजने लगी और मतलब वहाँ पर दोपहर होते होते बहुत सारे आदमी लोग आए और उन दोनों को छू छू के देखने लगे कि मतलब वो कैसे हैं और मतलब उनकी फिर देखभाल भी की जाने लगी, उन्हें खाने को खाना देने लगे, चारा देने लगे। और फिर जो लोग आते वो देखते कि ये लोग इतने दुर्बल हो गए हैं, इनमें जान ही नहीं बची, तो सब लोग मतलब देख देख के उन्हें चले जा रहे थे कि भाई ऐसे जो मरे मराए बैल हैं, मरियल से बैल हैं, उन्हें कौन खरीदेगा, ये हमारे किस काम के होंगे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। तो जब सब आदमी उन्हें देख देख के जा रहे थे तभी अचानक एक दड़ियल आदमी आया। उसकी आंखें लाल थी और वो मतलब दिखने में बहुत ही ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा। और वो ना दोनों कुछ उंगली डाल डाल के चेक करा कि वो कैसे हैं। तो मतलब जो दोनों मित्र थे उनने उस दड़ियल आदमी का चेहरा देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये बहुत मतलब बेकार आदमी होगा, ये हमें मारेगा पीटेगा, अच्छे से नहीं रखेगा। तो ये सोच सोच के दोनों मित्र अंदर से डर गए थे। और वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इसमें मतलब बैलों को पता चल गया था कि वो अब बेचे जा रहे हैं। तो उन्हें इस बात में कोई वो नहीं हुआ कि ये कौन है या ये हमें क्यों ऐसे देख रहा है। और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। तो फिर हीरा और मोती अपने आप में बात करने लगते हैं एक दूसरे से। तो हीरा कहता है कि हम गया के घर से फालतू में ही भाग आए, अब इसके साथ जाएंगे तो ये तो हमें मार ही डालेगा। तो मोती कहता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं, भगवान मतलब सबके ऊपर दया करते हैं, सबकी मदद करते हैं। पता नहीं भगवान को हमारे ऊपर ही दया क्यों नहीं आती, वो हमारी मदद क्यों नहीं करते, हमारे लिए इतनी कठिनाइयाँ क्यों कर रहे हैं। फिर जो हीरा होता है वो कहता है कि भगवान
भगवान के लिए हमारा मरना या जीना तो सब एक बराबर है, हम मरे या जिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन इसके पास रहेंगे, उसके बाद जैसे भगवान ने हमें उस घर में लड़की के रूप में बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे हमें भगवान? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मोती कहता है कि यह आदमी देख लेना, हमें बहुत मारेगा पीटेगा। तो मोती कहता है तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। तो फिर जब उस दड़ियल आदमी ने उन दोनों बैलों को नीलामी से ख़रीद लिया, तो वो दोनों फिर उस दड़ियल आदमी के साथ जा रहे थे। और मतलब दोनों को अंदर से बहुत डर लग रहा था कि यह आदमी अब हमें कुछ खाने को नहीं देगा, बहुत मारेगा पीटेगा। मतलब दोनों अंदर से इतना डरे हुए थे कि उन दोनों के पाँव भी नहीं उठ रहे थे डर के मारे। पर फिर उन्हें डर लग रहा था कि भाई ये हमें मारेगा, तो वो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि वो ज़रा भी अगर धीरा चलने लग जाते थे तो वो आदमी उन्हें फिर ज़ोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि रास्ते में गाय बैलों का एक झुंड हरे हरे घासों को चर रहा था। तो वहाँ पर जो जानवर थे वो सभी बहुत खुश थे, चिकने थे, चपल थे, मतलब बहुत ही वो थे, स्वस्थ थे। सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। कोई उछल रहा था, कोई भाग रहा था, कोई खा रहा था, मतलब सब लोग बहुत खुशी खुशी मतलब वहाँ पे कर रहे थे। तो फिर जो दोनों बैल होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि ये सब लोग कितने स्वार्थी हैं, इन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, इनके दो भाई इस दड़ियल आदमी के साथ दुखी जा रहे हैं, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारी मदद भी नहीं कर रहे। वो दोनों बैल अपने मन में सोच रहे होते हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपनी ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो जब दोनों चलते चलते जा रहे थे मार्ग में, तो उन्हें लगा कि ये जो रास्ता है ये हमने देख रखा है। फिर उन्हें याद आता है कि हाँ, जो गया है वो हमें इसी रास्ते से अपने घर ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव धीरे धीरे आने लगे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि हमारा गांव पास आ रहा है, ये हम जानते हैं इस रास्ते को, तो फिर वो लोग जल्दी जल्दी चलने लगे अपने घर जल्दी पहुँचने के लिए। वो इतना खुश थे अपने घर जाने के लिए कि वो अपनी सारी थकान, सारी दुर्बलता भूल गए और जल्दी जल्दी चलने लगे। और फिर उन्होंने एक कुआं देखा और उसे देख के उन्होंने बोला, आहा, ये तो वही कुआं है जहाँ पर हम पुर चलाने आया करते थे। उसके बाद मोती ने कहा, हमारा घर बगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो घर भागता हूँ, यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। तो फिर जब वो चलते जा रहे थे और उनका घर आने वाला था, मतलब आ गया था एक तरीके से, तो मोती ने कहा कि देखो हमारा घर बगीचा आ गया। तो हीरा बोला कि भगवान की दया है, हम अपने घर पहुंच गए, चलो अब मैं तो भाग के जा रहा हूँ अपने घर। तो मोती बोलता है कि नहीं, ये जाने देगा क्या हमें? तो फिर हीरा बोलता है कि इसे तो मैं मार के गिरा दूंगा। तो मोती कहता है, नहीं नहीं, तुम बस दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। तो फिर मतलब दोनों ने सोच लिया कि हम भाग के जाएंगे अपने घर, तो दोनों मतलब जल्दी जल्दी भागने लगे अपने घर की तरफ। और उन्होंने देखा कि हमारा थान आ गया है, तो वो जाकर अपने थान पे जाकर खड़े हो गए। और जो दड़ियल आदमी था वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ के जा रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तो जब वो लोग अपने थान पे पहुंचे तो जो धूरी था वो अपने गेट पर बैठ के धूप सेक रहा था। तो फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि बैल आ रहे हैं दौड़ते हुए, तो वो भी मतलब दौड़ के बैलों के पास गया और उन्हें बारी बारी गले लगाने लगा। और जो दोनों बैल थे उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनमें से एक बैल झूरी का हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं।
तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो जब मतलब झूरी और बैल मिल जाते हैं तो वहाँ पे दड़ियल आता है और दड़ियल आके दोनों बैलों की रस्सियाँ पकड़ लेता है। तो झूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं। तो जो दड़ियल आदमी वो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे बैल कैसे हैं? ये तो मैं ख़रीद के लाया हूँ मवेशी खाने से। तो झूरी बोलता है कि मुझे तो लगता है तुम चुरा के ला रहे हो मेरे बैलों को। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। अगर मैं बेचूंगा ये तभी बिकेंगे। किसी को क्या हक मेरे बैल नीलाम करने का? तो जो दड़ियल आदमी वो होता है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे ये बैल नहीं दोगे तो मैं जाके तुम्हारा थाने में कंप्लेंट कर दूंगा। तो वो झूरी बोलता है कि ये मेरे बैल हैं और इसका सबूत ये है कि मेरे दरवाजे पर ये खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो फिर जो दड़ियल आदमी था उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो ना मतलब बैलों को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने लगा। तो उसी वक्त फिर मोती ने उसके दड़ियल आदमी के ऊपर सींग से हमला कर दिया। तो दड़ियल पीछे हट गया और फिर मोती ने मतलब उसे पीछा किया, डरा के भगा दिया गांव से बाहर। और दड़ियल भी भागता भागता गांव के बाहर चला गया और फिर वहाँ पर खड़ा होकर दड़ियल मतलब देखता रहा कि ये जाए तो मैं इसे पकड़ लूँ। और फिर उन्हें धमकियाँ गालियाँ देने लगा, पत्थर फेंकने लगा। और जो मोती था वो विजयी शूर की तरह रास्ता रोक के खड़ा हुआ था और गांव के सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे ये देख देख के। जब दड़ियल आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देख लूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। तो जब दड़ियल आदमी हार कर चल जाता है तो मोती अकड़ता हुआ फिर अपने घर वापस आ जाता है। तो हीरा कहता है कि मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुम उसे गुस्से में मार ना बैठो। तो फिर वो कहता है कि अगर मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो जो मोती होता है वो कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं उसे बिना मारे छोड़ता नहीं। अब तो वो लौट के भी नहीं आएगा, देख लेना। तो मोती कहता है आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देख लें कैसे जाता है। तो जो हीरा होता है वो कहता है जो गोली मरवा दे, तो अगर उसने तुम्हें गोली मरवा दी तो मोती बोलता है मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को तो कोई जान नहीं समझता है क्योंकि हम इतने सीधे हैं, इसीलिए। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों की नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना सब कुछ डाल दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे खाना। और फिर वो जूरी था वो वहीं पास में खड़ा हुआ ये सब देखता रहा और दोनों बैलों को सहलाने लगा। और गांव के सभी लड़के वगैरह वहाँ पे खड़े खड़े ये तमाशा देखते रहे। और फिर थोड़ी देर बाद जो झूरी की पत्नी है वो आती है और दोनों बैलों को गले लगाकर उनके माथे चूमने लगती है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।